इस लेक्चर में जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है एंशिएंट हिस्ट्री एसएससी पीवाईक्यूज पार्ट 1। लेक्चर की शुरुआत से पहले हर बार की तरह इस बार भी एक छोटा सा डिस्क्लेमर है हमारे पास। एक छोटा सा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वो कौन से मॉन्क थे या कौन से साधु थे जिन्होंने अशोका को काफी इन्फ्लुएंस किया कि वो बुद्धिज्म को अपना ले। विकल्प है विष्णुगुप्त, उपागुप्त, ब्रह्मगुप्त, बृहद्रथ। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी उपागुप्त। स्पष्टीकरण, उपागुप्त जो थे वो एक बौद्ध भिक्षु थे या बुद्धिस्ट संत थे। कई कहानियों के अनुसार जो संस्कृत टेक्स्ट में लिखी गई जिसका नाम है अशोक वंदना, कहा जाता है कि वही मौर्य सम्राट अशोक के धार्मिक गुरु भी थे। देखिए, अगर हम बात करें अशोका के बारे में और ये उपागुप्त उनको किस तरीके से बुद्धिज्म में कन्वर्ट करते हैं या वहां क्या हुआ था, तो जो मौर्यन एम्पायर था उस एम्पायर ने लगभग अफगानिस्तान से लेकर ईस्ट में पूरा बंगाल तक और नॉर्थ से लेके पूरा चरवन गोल्पा साउथ तक अपना जो राज था वो कायम किया। लेकिन वहीं पे ईस्ट में एक और राज्य था जिसका नाम था कलिंगा, जिसे हम आज के टाइम पे उड़ीसा के नाम से भी जानते हैं। कई जगह पे हम इसे उड़ीसा भी कहते हैं। तो ये जो कलिंगा एम्पायर था ये बहुत ज्यादा पावरफुल था और इसी टाइम पे जो सम्राट अशोक थे वो अपना राज कर रहे थे मौर्यन एम्पायर। तो कलिंग को एक खतरे के तौर पे देखा जाता था मौर्यन एम्पायर में कि अगर ये राज्य लगातार अपनी ताकत बढ़ाता गया तो एक टाइम पे ये मौर्यन एम्पायर से बहुत बड़ा हो जाएगा और मौर्यन एम्पायर को कब्जा भी सकते हैं। इसी चीज के चक्कर में अशोका ने कलिंग पे युद्ध शुरू कर दिया जिसे हम कहते हैं कलिंगा वॉर। ठीक है, कलिंगा वॉर बहुत ही भीषण युद्ध था क्योंकि कलिंग भी अपने आप में बहुत ताकतवर राज्य था और मौर्यन भी। लेकिन इस वॉर में जो मौर्यन थे वो जीत जाते हैं, यानी कि अशोका जो थे वो जीत गए। लेकिन अशोका ने जब देखा कि इस लड़ाई में कितनी तबाही मची, उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो अब अपनी पॉलिसी को बदल देंगे। यानी जो भरत घोष की पॉलिसी थी यानी वॉर पॉलिसी थी, इसको अब वो बदल देंगे धम्मघोषा में, यानी कि पीस एंड रिलीजन में। और इस चीज का जो उन्हें बोध दिलाया, ज्ञान दिलाया, वो दिलाया उपागुप्त ने। और इसी के बाद जो अशोक थे वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, बुद्धिस्ट धर्म अपना लेते हैं और शांति और धार्मिक चीजों को प्रचार उसका शुरू कर देते हैं। अगर हम बात करें कि कलिंग का युद्ध कितना खतरनाक था तो अंदाजा हम यहीं से लगा सकते हैं कि लगभग 2.5 लाख मौतें इस लड़ाई में हुई थी। और इसी के बाद अशोका ने भरतघोषा वॉर पॉलिसी को बदल के पीस और रिलीजन यानी धर्मघोषा पॉलिसी को अपना लिया। अगला प्रश्न है कि वो कौन से ग्रीक राजदूत थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आते हैं। विकल्प है कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज, जस्टिन। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे मगस्थनी। स्पष्टीकरण, मगस्थनी राजदूत थे सेल्यूकस निकेटर प्रथम के जो ग्रीक के राजा थे। उन्हें भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में पाटलिपुत्र में। 302 से लेकर 298 बीसी तक वो यहाँ पे रहते हैं। अब हम इसकी बात करें असल में तो देखिए, जो ग्रीक्स थे वो असल में पश्चिम में थे, वेस्ट में थे, और वहीं भारत में उस टाइम पे जो राज करती थी डायनेस्टी वो थी नंद डायनेस्टी, वो ईस्ट में थी। नंद के उस समय जो राजा थे वो धनानंद थे। जिस टाइम पे ग्रीक्स ने आक्रमण बोल दिया भारत में और ग्रीक्स जो थे काफी तेजी से आगे बढ़ते आ रहे थे, ठीक इसी टाइम पे जो कौटिल्य थे जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, ये धनानंद के पास पहुंचते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो जो ग्रीक्स हैं वो भारत में बहुत अंदर तक घुस आएंगे। धनानंद इनकी बेइज्जती करते हैं, इनकी बात नहीं समझते हैं और इन्हें यहाँ से हटा देते हैं। इसके बाद कौटिल्य चंद्रगुप्त को ट्रेन करते हैं जो एक गाय चराने वाला लड़का था, और उसको इस हिसाब से ट्रेन करते हैं कि वो मात्र 5,000 लोगों की फौज लेके धनानंद को उखाड़ फेंकता है। और इसी तरीके से नंद डायनेस्टी तबाह हो जाती है और एक नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है जिसका नाम था मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनते ही
जो चाणक्य थे वो ये चाहते थे कि जो वेस्टर्न बॉर्डर है, यानी कि जो नॉर्थ इंडिया है, वो पूर्ण तरीके से कंसोलिडेट हो जाए या एक हो जाए। और इसके लिए ये बहुत जरूरी था कि जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं वो एक राज्य में तब्दील हो जाए। तो इसी के साथ जो मॉरियंस थे वो लगातार वेस्ट में अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे, और वहीं पे जो ग्रीक्स थे वो लगातार ईस्ट में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच जो चाणक्य थे या कौटिल्य थे वो एक संधि कराते हैं ग्रीक्स में और मॉरियंस में। और वो संधि क्या थी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो शादी करेंगे हेलेना से। हेलेना जो थी वो ग्रीक प्रिंसेस थी, यानी कि सेल्यूकस निकेटर की बेटी। चंद्रगुप्त मौर्य इनसे शादी करते हैं और ये बन जाता है मैट्रिमोनियल अलायंस, या यूं कहें एक वैवाहिक संधि। और इस मैट्रिमोनियल अलायंस के बाद जो हिंदू कश पहाड़ थे, जो कि आज के समय पड़ते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, उसके ईस्ट में जितना भी इलाका था वो मौर्यंस का था, और उसके वेस्ट में जितना भी इलाका था वो ग्रीक्स को दे दिया गया। और राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए मगस्थनी को भेजा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। मगस्थनी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, जिसमें उन्होंने भारत में क्या क्या चीजें उस टाइम पे हो रही थी वो सब रिकॉर्ड दर्ज किए, और इसीलिए मगस्थनी को ही हम कहते हैं द फादर ऑफ इंडोलॉजी। इंडोलॉजी का मतलब है भारत की स्टडी। शुरुआत किसने करी? मगस्थनी ने करी। ठीक है, याद रखिएगा जो इंडिका बुक है उसकी ओरिजिनल फॉर्म हम आज तक रिकवर नहीं कर पाए। हालांकि जो उसके कुछ ट्रेसेस थे उसी के बेसिस पे हम पता कर पाते हैं कि मगस्थनी ने इंडिका में भारत के बारे में क्या क्या चीजें लिखी थी, और मगस्थनी किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में पहुंचे वो चीजें मैंने आपको यहाँ पे पूर्ण तरीके से समझा दी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा को देवानंपिया पियदस्सी यानी भगवान का प्यारा कहा जाता है इंस्क्रिप्शंस में? विकल्प हैं अशोक, हर्ष, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए अशोक। स्पष्टीकरण, राजा अशोक को हम देवन पिया प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब है कि भगवान का प्यारा, यानी जो कि प्यार भरी नजरों सबको देखता है। असल में जो अशोक के इंस्क्रिप्शन हैं उसमें जो मुख्यतः लैंग्वेज यूज की गई वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट थी, और ब्रह्मी स्क्रिप्ट को जिसने डेसिफर्ड किया, यानी जिसने उसको डिकोड किया कि उसमें लिखा क्या है, वो थे हमारे जेम्स प्रिंसेप। और जब उन्होंने इसको डेसिफर्ड किया, समझा, तो उन्हें समझ में आया कि जो देवन पिया प्रियदर्शी नाम है ये असल में अशोक के लिए इस्तेमाल होता है, और ये जो नाम था मुख्यतः इस नाम को जो इंस्क्रिप्शन लंका में मिले उसमें यूज किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सैरल को सबसे पहले इंसानों ने उगाया? विकल्प है राई, वीट, बार्ले या ओट। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, बार्ले। स्पष्टीकरण, बार्ले सबसे पहला सीरियल था जिसे मनुष्य द्वारा उगाया गया, जो आपके पूर्वी मेडिटेरियन सी है उसके आसपास और ईरान में। उसके बाद इन्हीं इलाकों में जो गेहूं था उसे सबसे पहली बार उगाया जाता है। देखिए, यदि हम बात करें ईस्ट मेडिटेरेनियन प्लस ईरान की, तो ये जो दो इलाके थे उस समय ये एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी जिसको हम जानते हैं मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के तौर पे। मेसोपोटामिया का असली मतलब है मिडल लैंड, यानी ये जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी ये दो नदियों के बीच में पूरी तरीके से बसी हुई थी, और वो दो नदी थी यूफ्रेटस और टिग्रिस। इसी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में सबसे पहली बार बार्ले को उगाया गया, और उसके बाद यहीं पे गेहूं को भी उगाया गया। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो थी ये कंटेम्पररी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के तौर पे। एंशियंट वर्ल्ड में 4 मेन सिविलाइजेशन हुआ करती थी, जैसे कि
मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन। ये चारों सिविलाइजेशन एक दूसरे की कंटेम्पररी भी थी, यानी उस समय ये को एग्जिस्ट करती थी। और इंडस वैली और मेसोपोटामिया तो बहुत अच्छे से जाने जाते हैं अपने ट्रेड नेटवर्क्स के लिए, क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा ट्रेड करते थे। अगला प्रश्न है कि जो अशोकन एडिक्ट्स हैं, सबसे पहली बार उन्हें किसने पढ़ा? विकल्प हैं सर जॉन मार्शल, सर विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस या फिर जेम्स प्रिंसेप। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, जेम्स प्रिंसेप। स्पष्टीकरण, जेम्स प्रिंसेप एक इंग्लिश स्कॉलर और एंटीक्वेरी थे, जिन्होंने 1832 से 1838 तक एक ऐसे मास्टर के तौर पे भारत में काम किया, गवर्नमेंट मिंट में कोलकाता। इसी के साथ ये जाने माने फिलोलॉजिस्ट भी थे, जिन्होंने की पूर्ण तरीके से ना सिर्फ ब्रह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ा, बल्कि उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर दिया। अब हम बात करें असल में अशोकन एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस की। तो असल में ये शुरुआत हुई कलिंग वॉर के बाद से। कलिंग वॉर के बाद जब अशोक ने बहरी घोषा को, यानी कि वॉर पॉलिसी को, धम्म कोशा यानी कि पीस और रिलीजियस पॉलिसी में बदला, तो अशोक का एक मेन एम ये भी था कि वो किसी तरीके से चाहते थे कि ये बात लोगों तक फैलाई जाए। इसलिए उन्होंने एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस को अपने पूरे राज्य में लगाना शुरू करा, जहां पे उन्होंने रिलीजियस टीचिंग्स, मोरल कंडक्ट और किस तरह से लोगों को रहना चाहिए, वो सारी चीजें लिखी। और इन इंस्क्रिप्शंस में मुख्यतः 3 लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, ब्रह्मी, खरोस्ती और अरेमिक। जो ब्रह्मी थी, ये मुख्यतः सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट में इस्तेमाल हुई और सबसे ज्यादा इस्तेमाल की गई वाली स्क्रिप्ट थी, यानी वाइड स्प्रेड फैली हुई थी। खरोस्ती जो है, ये असल में नॉर्थ एरियाज में शुरुआत हुई इसकी, ये वहां पे है। अरेमिक जो थी, ये जो फार नॉर्थ वेस्ट के इलाके थे, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहली बार ब्रह्मी को पढ़ा, जिसके बाद उसमें क्या क्या लिखा हुआ है अशोक के कंडक्ट के बारे में, वो सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। अब हम बात करें जेम्स प्रिंसेप के बारे में, तो जेम्स प्रिंसेप जो थे, ये असल में मेंबर थे किसके? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को विलियम जोन्स ने स्थापित किया था साल 1784। ठीक। और इसके स्थापित के बाद सबसे पहला जो अंग्रेजों ने कार्य किया, जिसे हम कह सकते हैं कि हिंदू फिलॉसफी को अंग्रेजी में करने के लिए, वो किया चार्ल्स विल्किंस ने। इन्होंने जो भगवत गीता है, इसको ट्रांसलेट कर दिया किसमें? इंग्लिश में। और इसका नाम रखा डायलॉग बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन। इसके बाद जो हमारे जेम्स प्रिंसेप थे, फिर इन्होंने ब्रह्मी को डेसिफर्ड किया, ट्रांसलेट किया, और इसी के साथ शुरुआत होती, यानी भारतीय इतिहास की शुरुआत हुई यहां से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने आर्यंस की आर्टिक होम थ्योरी को बढ़ावा दिया था? विकल्प हैं पार्किटर, केसी दास, बीजी तिलक या जैकोबी। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी, बीजी तिलक। स्पष्टीकरण, तिलक ने सबसे पहली बार थ्योरी दी आर्टिक होम ऑफ आर्यंस की, जिसका मतलब था कि जो आर्यंस थे, जिन्हें माना जाता है कि उन्होंने असल में जो इंडस वैली सभ्यता थी या सिविलाइजेशन थी, इसके पतन के बाद वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत करी। माना जाता है एज पर द आर्टिक होम ऑफ थ्योरी कि वो आर्टिक रीजन से थे और उन्होंने उसके बाद आर्टिक रीजन से साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ जड़ना शुरू किया। अगर हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी का जो बिल्कुल एकदम ऊपर उत्तरी इलाका है, ये है आर्टिक रीजन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये लोग यहां से बिलोंग करते थे। उसके बाद इन्होंने साउथ में चलना शुरू करा और ये दो हिस्सों में बट गए। एक हिस्सा जो इनका चले जाता है यूरोप में और एक हिस्सा जो था वो आ गया इंडिया में। यानी ये वाला जो हिस्सा था ये गया यूरोप में, वेस्ट में, और ये वाला जो हिस्सा था ये आ गया इंडिया में। तो ये थी बीजी तिलक की थ्योरी। बीजी तिलक का मतलब क्या है? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कि जो प्रोज कलेक्शन है वैदिक पोएम्स का वो निम्नलिखित में से किस में लिखा गया है? विकल्प है संहिताज में, उपनिषद में, अर्यांकाज में या ब्राह्मणास में। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए, संहिताज में। स्पष्टीकरण, संहिता जो है वो असल में कलेक्शन है मंत्रों की और कुछ समय हम इन्हें मंत्र भी कहते हैं। जितने भी ये मंत्र या हाइम्स हैं ये नेचर और डाइटीज को डेडिकेटेड है, यानी उनके बारे में। अगला प्रश्न है कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज निम्नलिखित में से किसे कहा जाता था? विकल्प है प्लूटार्च को, ह्यूएन त्सांग को, फाइन को या इत्सिंग को। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, ह्यूएन त्सांग। स्पष्टीकरण, प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज ह्यूएन त्सांग को कहा जाता है जो कि एक जाने माने चाइनीज ट्रैवलर थे और एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे जो कि भारत में 7वीं सदी के दौरान आते हैं। वो भारत आते हैं और उन सभी जगहों पे जाते हैं जो कि महात्मा बुद्ध की जिंदगी से जुड़ी हुई थी, ताकि जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है या बुद्धिस्ट मानसिकता है उसके बारे में ज्यादा जान सके और जो बुद्धिस्ट मनुस्क्रिप्ट्स हैं उन्हें कलेक्ट कर सके। ह्यूएन त्सांग की बात अगर हम करें तो ये एक ऐसे चाइनीज राइटर भी थे जिन्होंने विजिट किया हर्षवर्धना को, उसके बाद विजिट किया पुलिस्किन दत्ते को और फिर विजिट किया नरसिम्हा वर्मन को। तो जो हर्षवर्धन थे ये असल में बिलोंग करते थे वर्धा डायनेस्टी से। पुलिस्किन जो थे ये बिलोंग करते थे चालुक्य डायनेस्टी से और जो नरसिंह वर्मन थे ये बिलोंग करते थे पल्लव डायनेस्टी से। और खास बात ये थी कि हर्षवर्धन और पुलिस्किन ये दोनों आपस में दुश्मन थे। नरसिंह वर्मन और चालुक्यास ये भी दुश्मन थे, या हम ये कहें पल्लवा जो थी उसकी दुश्मनी चलती थी चालुक्य से और चालुक्य दुश्मनी में पहले से ही था वर्धन डायनेस्टी से। और इसके तीनों महान राजाओं को यानी वर्धन डायनेस्टी के हर्षवर्धन को, चालुक्य डायनेस्टी के पुलिस्किन द्वितीय को और पल्लवन डायनेस्टी के नरसिंह वर्मन प्रथम को विजिट करने वाले ह्यूएन त्सांग इकलौते चाइनीज राइटर। अगला प्रश्न है कि जो सर्जरी की प्रैक्टिस थी हमारी प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस स्कॉलर्स ने उसके बारे में ज्ञान दिया था? विकल्प है अत्रिया ने, सुश्रुता ने, चरखा ने या वगबता ने। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, सुश्रुता। स्पष्टीकरण, सुश्रुता प्राचीन भारत के सर्जन थे जो कि अपने ऑपरेशंस और टेक्निक्स के लिए जाने जाते हैं भारत में, और इनको उन्होंने लिखा था सुश्रुता संहिता में, जो कि प्राचीन भारत में करी जाने वाली सर्जरी की मुख्य जानकारी देती है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से किस जगह पे टोडास को पाया जाता है? विकल्प है मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, राजस्थान में या अरुणाचल प्रदेश में। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, तमिलनाडु। स्पष्टीकरण, टोडा जो लोग हैं वो द्रविडियन ग्रुप के माने जाते हैं, जो कि रहते हैं नीलगिरी पहाड़ों में, तमिलनाडु में। टोडा जो है वो पारंपरिक तरीके से छोटे छोटे सेटलमेंट्स में रहते हैं, यानी छोटी छोटी जगहों पे रहते हैं, जिसे मुंड कहा जाता है। एक मुंड में 3 से 7 छोटे छोटे झोपड़ वाले घर होते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से बने होंगे। यानी ये जमीन है, इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से एक डॉम टाइप झोपड़ा सा बना होगा, और ये अक्सर जो घास चराने वाली जगह है उसके आसपास बने होते हैं, जहां पे ये अपनी घरेलू भैंसों को रखते हैं। इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो पूर्ण तरीके से खानाबदोश है, यानी जानवर चराने से लेके और जो दूध के उत्पाद होते हैं भैंसों के द्वारा दिए गए दूध के, उसको आसपास के लोगों के साथ व्यापारिक तरीके से करने से चलती है। यानी टोडा जो है वो काफी हद तक एक ट्राइबल या हम कहें जनजातीय कम्युनिटी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको लक्ष्मी दाहुत्रा कहा जाता था? विकल्प है चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, समुद्रगुप्त। स्पष्टीकरण, चंद्रगुप्त प्रथम ने शादी करी थी लिच्छवास की बेटी से, जो कि एक शाही इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी। इसके बाद जो उनके उत्तराधिकारी और बेटे थे समुद्रगुप्त, उन्होंने खुद को लिच्छवी दाहुत्रिया के नाम से पुकारना शुरू कर दिया, यानी कि लिच्छवी की बेटी का पुत्र। और इसी के साथ समुद्रगुप्त ने इसे इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन पे भी दिखवाया। अगर हम बात करें समुद्रगुप्त की, तो ये बिलोंग करते थे गुप्त डायनेस्टी से, ठीक। और समुद्रगुप्त को एक ग्रेट कॉन्करर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इन्होंने राजगद्दी संभालते ही आसपास के कई इलाकों को अपने राज्य में मिला लिया। नॉर्थ में इन्होंने किंगडम्स को हराया और आपस में मिला दिया, यानी अपने राज्य में मिला लिया। साउथ में इन्होंने थोड़ी सी अलग चीज करी, किंगडम्स को हराया जरूर, लेकिन उन्हें अपने राज्य में मिलाने की बजाय उन्हें फ्यूडेटरी का दर्जा दे दिया, यानी कि जो वहां के राज्य थे वो अपना आंतरिक मामला अपने आप चला सकते हैं, लेकिन उन्हें सहायता के तौर पे काम करना पड़ेगा गुप्त डायनेस्टी के, यानी वो गुप्त डायनेस्टी के अंतर्गत रहेंगे। वहीं पे जो हिस्टोरियन है वी ए स्मिथ, वो समुद्रगुप्त को कई बार नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। और समुद्रगुप्त को उनके द्वारा जारी गए सिक्के पे वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। प्लेइंग वीणा ऑन वंस। अगला प्रश्न है, जो गंधर्व स्कूल था आर्ट का, उसे निम्नलिखित में से किस और नाम से जाना जाता है? विकल्प है बुद्धिस्ट रोमन आर्ट, द्रविडियन रोमन आर्ट, ग्रेको रोमन आर्ट या ग्रेको रोमन बुद्धिस्ट आर्ट। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, ग्रेको रोमन बुद्धिस्ट आर्ट। स्पष्टीकरण, गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट को ग्रेको रोमन बुद्धिस्ट आर्ट के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें इस आर्ट फॉर्म की, तो मुख्यतः ये जो आर्ट फॉर्म थी ये अफगानिस्तान और आज के समय पे जो पाकिस्तान है, इन इलाकों में डेवलप्ड होती है आपकी, और इसीलिए इन्हें गंधर्व कहा जाता है, जो कि दिखाता है वहां पे गंधार रीजन को, जो कि पूर्ण तरीके से आज पड़ता है अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महान शासक थे सत्यवाहनास के? विकल्प है सतकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सत्यकर्णी, सिमुका या फिर हाला। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। स्पष्टीकरण, गौतमी पुत्र सतकर्णी जो कि सबसे महान राजा थे सातवाहन रूलर्स के, इनके समय पे कई सारे स्कॉलर्स ने इन्हें नाम दिया गौतमी पुत्र सतकर्णी के नाम पे। और इसी टाइम पे कई सारी और भी लिटरेचर, आर्ट और मिलिट्री में कई सारी चीजें इन्होंने इंट्रोड्यूस करी। इन्होंने लगभग 24 साल तक राज्य किया था। अगर हम बात करें सातवाहना डायनेस्टी के बारे में, तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में यानी मौर्यंस के बाद ये जो डायनेस्टी थी ये मुख्यतः डेवलप्ड होनी शुरू होती है सेंट्रल इंडिया और डेक्कन रीजन। इस डायनेस्टी की शुरुआत जिसने करी थी उनका नाम था सीमुका। मुख्य तौर पे सेंट्रल इंडिया और डेक्कन रीजन में जो कि दक्षिण में पड़ता है, इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, इसलिए इन्हें कई बार लॉर्ड ऑफ दक्षिण पंथ के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि दक्षिण के रखवाले। और जो सतवनास के बारे में खास बात है वो ये है कि जो अपनी माताओं का नाम था, मदर नेम था, वो ये लोग अपने नाम के आगे लगाते थे। जैसे हम बात करें सतकर्णी, सतकर्णी असल में राजा का नाम, लेकिन गौतमी जो था उनकी मदर का नाम था, यानी कि गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी का बेटा सतकर्णी। और लगभग सतवनास के हर राजा ने इस तरीके से अपनी माताओं का नाम अपने नाम के आगे लगाया था। अगला प्रश्न है, कमरू निम्नलिखित में से किस रीजन का प्राचीन नाम है? विकल्प है बिहार, राजस्थान, कर्नाटक या असम। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, असम। स्पष्टीकरण, कमरूप और कमरूपा ये एक प्राचीन नाम है पश्चिम असम का, जो कि मानस और बर नदी के बीच में पड़ने वाला इलाका था। इसी के साथ हमने कर लिया है इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी का धन्यवाद।